महाराष्ट्र के कल्याण कस्बे के एक इलाके में दुर्गा मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे के परिवार के साथ रहता था। जगदीश सालुंखे एक कंपनी में नौकरी करता था और उसकी शादी एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की वृषाली ठाकरे से हुई थी। शादी के बाद जगदीश ने अपने बड़े भाई का घर छोड़ दिया और वो उसी सोसाइटी में किराए का एक फ्लैट लेकर अपनी पत्नी वृषाली के साथ रहने लगा। लेकिन फिर अचानक से 6 मार्च 2019 की रात को लगभग 11 बजे के समय वृषाली ने वहीं पास में ही रहने वाले जगदीश के मामा यानी कि नंदलाल को फोन किया। वृषाली ने उन्हें रोते हुए बताया कि मामा जी, हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है और बदमाशों ने जगदीश को भी मार दिया है। वृषाली ने कहा कि मामा जी प्लीज आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए। ये सारी बातें बताते हुए वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। इधर जगदीश की मौत के बारे में सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी नंदलाल ने वृषाली को धीरज बनाए रखने को कहा और खुद भी धैर्य के साथ कहा कि वो तुरंत ही उसके घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि नंदलाल के घर के पास ही उसका बड़ा भांजा यानी जगदीश का बड़ा भाई कांचन सांखले भी रहता था। इसलिए नंदलाल ने जगदीश की हत्या की जानकारी कांचन को भी दे दी थी। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही वो भी अपने मामा के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गया और फिर देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ जगदीश की जान पहचान वाले लोग और रिश्तेदारों की भीड़ भी जमा हो गई। और जब उन लोगों की नजर घर के अंदर यानी कि जगदीश सांखले के बेड पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहीं पर जगदीश पड़ा हुआ था। साथ ही घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और जगदीश सालुंखे की पत्नी वृषाली उसके शरीर से लिपटकर बुरी तरीके से रो रही थी। जगदीश सालुंखे के घर पहुंचने के बाद उसके भाई कांचन सालुंखे और मामा नंदलाल ने पड़ोसियों की मदद से वृषाली को जगदीश से अलग किया और एक ऑटो की मदद से जगदीश को पास के ही एक क्लिनिक में लेकर गए। वहां से उन्हें जगदीश को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहा गया। इसके बाद वो लोग जगदीश को दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वहां के डॉक्टरों ने भी जगदीश की हालत को देखकर उसे रुक्मणीबाई हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इसके बाद वो लोग रुक्मणीबाई हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने जगदीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया था। दोस्तों, साधारण से लूटपाट के इस केस को देखकर आप सभी को कुछ नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। अगर आपके अंदर भी कोई डिटेक्टिव छुपा हुआ है तो आप मुझे पहले ही कमेंट में बताइए कि आखिर जगदीश को किसने मारा होगा या फिर ये एक साधारण लूटपाट की घटना होगी। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्राइम अड्डा पर और मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सतर्कता हर पल जरूरी है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है और साथ ही जानकारी भी बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे हमारी बहुत ही मदद होती है। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो जब हॉस्पिटल वालों ने जगदीश को मृत घोषित कर दिया तो साथ ही साथ उन्होंने इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम में भी दे दी थी। सूचना मिलते ही थाना कोलसेवाड़ी में मौजूद एसआई पुलिस टीम के साथ साथ जिला हॉस्पिटल पहुंच गए। साथ ही इस घटना की जानकारी उन्होंने सीनियर अधिकारियों को भी दे दी थी। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचकर वो मृतक के परिवार वालों से पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी अचानक से पुलिस अधिकारियों की नजर जगदीश के शव पर पड़ी और उसके शरीर पर कुछ ऐसा दिखा जिससे वो तुरंत समझ गए कि ये मामला चोरी का तो बिल्कुल नहीं है। डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जगदीश सालुंखे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद पुलिस सीधे घटनास्थल पर यानी कि जगदीश के घर पहुंचती है। घटनास्थल की बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस वापस थाने लौट गई। थाने लौटने के बाद जब पुलिस ने इस मामले पर गंभीरता से सोच विचार किया तो उन्हें चोरी और जगदीश सालुंखे की हत्या के बीच में कई उतार चढ़ाव नजर आए। यानी ये मामला वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा कि बताया जा रहा था
और इसलिए मामले की तह तक जाने के लिए जगदीश सालुंखे की पत्नी वृषाली का बयान जरूरी था। लेकिन उस समय वृषाली बयान देने की पोजीशन में ही नहीं थी। इसलिए सीनियर पीआई साहू राजे ने पूछताछ करने के लिए वृषाली को दूसरे दिन थाने बुलाया और मामले की तफ्तीश पीआई मधुकर और सुनीता राजपूत को सौंप दी गई। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वैशाली ने अपने बयान में बताया कि घर में पकाने के लिए सब्जी नहीं थी। उसके पति जगदीश सालुंखे को उसने फोन पर बताया, इस बात की जानकारी दी, लेकिन वो काम से लौटते समय सब्जी लाना भूल गए और खाली हाथ ही घर पर आ गए, जिसकी वजह से वृषाली खुद ही बाजार सब्जी लेने के लिए चली गई। लेकिन बाजार से लौटकर जब वो अपने घर वापस आई तो घर की हालत को देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। वो जब दौड़कर अपने पति जगदीश के पास पहुंची तो वो बेहोश पड़े हुए थे। ये सब देखकर वृषाली बुरी तरीके से डर गई। उसकी शादी के सारे गहने भी बदमाश चोरी करके ले जा चुके थे और जब उसकी समझ में कुछ कुछ चीजें आने लगी तो उसने अपने पति के फोन से ही उसके मामा यानी कि नंदलाल सौदाने को फोन कर सारी जानकारी दे दी। जगदीश और वैशाली की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे कि अचानक जगदीश की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने वृषाली सांखले के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। लेकिन जब जगदीश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उसे देखकर पुलिस का शक सीधा वृषाली के ऊपर ही चला गया। यानी अब अगर मैं सीधे सीधे तौर पर कहूँ तो वृषाली ही पुलिस के रडार में आ चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने पत्नी पर शक होने की वजह से जगदीश सालुंखे के परिवार वालों से भी पूछताछ की। जगदीश के परिवार वालों ने उसकी मौत को एक बहुत ही गहरी साजिश बताया। परिवार वालों के बयान के अनुसार वृषाली और जगदीश की शादी तो हो गई थी, लेकिन वृषाली अपनी शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वो शादी से पहले ही 2 बार जगदीश से शादी करने के लिए मना कर चुकी थी। वृषाली को ये शादी अपने घर वालों के भारी दबाव के कारण करनी पड़ी थी। इसके बाद पुलिस वालों ने जब इस सब बातों की जानकारी यानी कि सच्चाई जानने के लिए वृषाली से फिर से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को घुमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वृषाली पुलिस के सवालों के घेरे में आ ही जाती है। कुछ इस तरीके से फंस जाती है कि आखिरकार उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वृषाली ने अपने पति जगदीश का इतनी बेरहमी से कत्ल किया तो क्यों? अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी इस घटनाक्रम को बहुत ही ध्यान से और खास रूप से सुनिएगा और खास रूप से मैं लड़कों को जरूर कहूंगी कि आप सब तो बहुत ध्यान से सुनिए ताकि फिर से कोई वृषाली बनकर किसी जगदीश की जिंदगी ना छीन ले। दरअसल 23 वर्ष का जगदीश सांखले एक सुंदर लड़का था और वो मूल रूप से जनपद जलगांव के तालुका रावरे का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुंखे एक सीधे साधे व्यक्ति थे। गांव में उनकी थोड़ी बहुत जमीन थी। इसके अलावा रावेर में उनके हेयर कटिंग की एक दुकान भी थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ 2 बेटे ही थे। बड़े बेटे कांचन सांखले की शादी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र के कल्याण उपनगर में रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश सालुंखे उस समय पढ़ाई कर रहा था। गोकुल सालुंखे अपनी काश्तकारी और दुकान से अपने परिवार को चलाया करता था। जगदीश को लेकर उसके माता पिता का सपना था कि उनका छोटा बेटा उनके साथ रहकर घर की जिम्मेदारियों को संभाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश का मन गांव में नहीं लगता था। इसलिए उसने भी शहर जाकर रहने की जिद पकड़ ली। शहर आकर वो अपने बड़े भाई कांचन सांखले और भाभी के साथ रहने लगा। फिर जल्दी ही उसे अंबरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। जगदीश जब नौकरी करने लगा तो परिवार वाले उसकी शादी के बारे में सोचने लगे, जैसा कि हर परिवार सोचता है। जगदीश के पिता गोकुल सालुंखे ने जब अपने छोटे बेटे की शादी के बारे में रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बताया तो जगदीश के लिए मलाड के रहने वाले ठाकरे परिवार की वृषाली ठाकरे का रिश्ता आया। 22 वर्षीय वृषाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में उसका एक बड़ा भाई सतीश ठाकरे और माँ ही थी, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी वृषाली के भाई सतीश ठाकरे के कंधों पर थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसकी छोटी बहन जितनी सुंदर थी वो उतनी ही चंचल और हंसमुख भी थी।
इसलिए जगदीश को वो पहली नजर में पसंद आ गई। वृषाली के घर वालों को भी ये रिश्ता बहुत पसंद आया। साथ ही साथ उनकी पुरानी पारिवारिक रिश्तेदारी भी निकल आई। इसलिए ठाकरे परिवार वृषाली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहता था। जगदीश सालुंखे और वृषाली एक दूसरे को देखने और पसंद करने के बाद दोनों परिवार उनके रिश्तेदारों से मिलकर वृषाली और जगदीश सालुंखे की सगाई कर देते हैं। साथ ही साथ शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है, क्योंकि आज के जमाने में लोग सगाई को आधी शादी मानते हैं और अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं। लड़का और लड़की दोनों बातचीत करने के साथ साथ मिलने जुलने और एक साथ घूमने फिरने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ वृषाली और जगदीश सालुंखे के साथ भी हुआ था। वृषाली और जगदीश भी एक दूसरे से मिलने और बातचीत करने लगे थे। उनके बीच ये बातचीत का सिलसिला और मिलने जुलने का सिलसिला लगभग 6 महीने चलता रहता है। जहां जगदीश सालुंखे वृषाली से शादी तय होने के बाद बहुत खुश रहने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ आजाद ख्यालों वाली वृषाली 6 महीने में ही जगदीश सालुंखे से बोर हो चुकी थी। क्योंकि वृषाली को एक सीधा साधा लड़का नहीं, बल्कि उसे तो कोई मॉडल और स्मार्ट पति चाहिए था, जो उसके इशारों पर चल सके और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। इसलिए शादी के 20 दिन पहले ही वृषाली ने जगदीश सालुंखे को फोन करके मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और दुखी मन से जगदीश से कहा कि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि हम दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। वृषाली ने उसे कहा कि अगर हम दोनों की शादी हो भी गई तो हम दोनों कभी एक साथ खुश नहीं रह पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी के लिए इनकार ही कर दें। वृषाली ठाकरे की इस बात को सुनकर जगदीश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो, और उसकी वजह ये थी कि उसके घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी और सारे रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी भेजे जा चुके थे। जगदीश ने ये बात वृषाली को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने जगदीश को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने शादी जबरन की तो वो जहर खा लेगी और उसके बाद उसका जो अंजाम होगा वो खुद समझ सकता है। वृषाली की इस धमकी से जगदीश बुरी तरह से डर गया और उसने वृषाली की सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दी। इसके बाद जब इन सब बातों की खबर वृषाली के घर वालों को लगी तो वो लोग भी सख्ते में आ गए। उन्होंने वृषाली को आड़े हाथों लिया और अपने परिवार के दबाव में आकर वृषाली ने अपनी गलती मान ली और जगदीश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन क्योंकि अब जगदीश के परिवार वालों को वृषाली की बातों पर यकीन नहीं था, वो लोग वृषाली के परिवार वालों की विनती पर शादी के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर भविष्य में वृषाली ने कोई गलत कदम उठाया तो जिम्मेदार वो या उनका परिवार नहीं होगा। इसके लिए जगदीश के घर वालों ने अलग से गारंटी और माफी पत्र लिखवाकर अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो लोग शादी की तैयारी में जुट गए। इधर परिवार वालों की दबाव में आकर आखिर वृषाली जगदीश से शादी के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसके मन में अभी भी जगदीश सालुंखे को लेकर उलझन सी थी। जगदीश सालुंखे को पति के रूप में वो स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी और यही कारण था कि वृषाली अपनी शादी के लिए टालम टोल सी लग रही थी। इसके बाद शादी से कुछ 8 दिन पहले ही वृषाली ने जगदीश को एक होटल रूम में बुलवाया और फिर वहाँ भी उसने वही पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। कोर्स करके पहले वो अपना कैरियर बनाएगी और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचेगी। उसने जगदीश से कहा कि तब तक के लिए तुम शादी की तारीख को आगे बढ़वा दो। उसने कहा कि जब मेरा कैरियर बन जाएगा तो फिर हम शादी कभी भी कर सकते हैं। इधर जगदीश वृषाली की बातें सुनकर गुस्से से भड़क गया, लेकिन इस बार जगदीश सालुंखे ने वृषाली को समझाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सख्त लहजे में कहा कि ये बात तुम खुद अपने परिवार वालों को क्यों नहीं कह देती हो। इतना कहकर जगदीश गुस्से में वहां से उठकर चला गया। जगदीश सालुंखे के इस रवैये से वैशाली गुस्से में आ गई और उसने सोचा कि इस समस्या से निपटने के लिए अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। घर जाने के बाद भी वो सारी रात इसी बारे में सोचती रही और करवटें बदलती रही और फिर सुबह तक उसने अपनी इस परेशानी का जो हल निकाला वो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। दूसरी तरफ दोनों परिवार वाले वृषाली और जगदीश सालुंखे की शादी को लेकर बहुत ही उत्साहित थे, क्योंकि वृषाली की शादी हो रही थी।
इस बात को लेकर उसकी सहेलियों और दोस्तों में खुशी की लहर थी। वो सब वृषाली की शादी को लेकर बैचलर पार्टी लेने की मांग कर रहे थे और वृषाली उन्हें आज कल कहकर टाले जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से वृषाली ने शादी के 3 या 4 दिन पहले अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी और इस पार्टी में खास तौर पर जगदीश को भी बुलवाया गया था। वृषाली के बुलवाने पर जगदीश पार्टी में आया तो जरूर था, लेकिन उसने पार्टी में एंजॉय नहीं किया था। खैर, घर लौटते समय वृषाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाने के टिफिन को तैयार किया और उसे घर पहुंचकर खाने के लिए कहा। लेकिन जगदीश ने उस टिफिन का खाना नहीं खाया था, क्योंकि घर जाने के बाद जब उसने टिफिन खोला था तो उसमें एक अजीब सी गंध आ रही थी, जिसकी वजह से जगदीश ने वो खाना नहीं खाया और उसने वो खाना फेंक दिया। वृषाली ने बताया था कि उस खाने में उसने बड़ी ही चालाकी से जहर मिला दिया था, लेकिन जगदीश उस दिन बच गया था और आखिरकार 29 दिसंबर 2018 को बड़ी धूमधाम से वृषाली ठाकरे और जगदीश सालुंखे की शादी हो गई। शादी के बाद वो दोनों घूमने के लिए हिल स्टेशन पर चले जाते हैं। इस शादी में जगदीश सालुंखे बहुत ही खुश था और वो वृषाली के सारे गिले शिकवे भूल चुका था, लेकिन वृषाली इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। शादी के नाम पर उसने तो सिर्फ एक समझौता किया था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे वृषाली के व्यवहार में बदलाव आता जा रहा था। वो बात बात पर जगदीश और उसके परिवार वालों से लड़ाई करने लगी थी, जिससे तंग आकर जगदीश के परिवार वालों ने उसे अलग रहने की सलाह दी। परिवार वालों के कहने पर जगदीश उसी कॉलोनी में किराए पर एक फ्लैट लेकर वृषाली के साथ रहने लगा। वृषाली भी यही चाहती थी। वृषाली को घर गृहस्थी इसलिए नहीं चाहिए थी ताकि उसे कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो। नए घर में आने के बाद अब वो पूरी तरीके से आजाद हो चुकी थी। वो सारा दिन मोबाइल फोन में बात करने लगी थी। वृषाली के इस तरीके से सारा दिन फोन में बिजी रहने से जगदीश को प्रॉब्लम होने लगी थी और जब जगदीश ने इस बात पर ऐतराज जताया तो उसके साथ भी वो झगड़ने लगी थी। बात आगे ना बढ़े इसलिए जगदीश सालुंखे खुद ही चुप हो जाता था। हालांकि लोग शादी के बाद अपने शादीशुदा जीवन को हंसी खुशी के साथ जीते हैं, लेकिन जिस रिश्ते की नींव ही रेत पर खड़ी हो गई हो वो शादीशुदा जीवन भला कितने दिनों तक चल सकता था। और यही जगदीश सालुंखे के साथ भी हुआ। उसकी शादी को अभी पूरे 3 महीने भी नहीं गुजरे थे कि अपनी आजादी को लेकर वृषाली ने जो रास्ता चुना था वो सीधा रास्ता जेल की काल कोठरी में जाकर खुलता था। खैर, घटना वाले दिन वृषाली काफी खुश थी। उसने काम से लौटकर आए जगदीश से प्यार भरी बातें की और अपने प्लान के मुताबिक उसके खाने में चूहे मारने वाली दवा मिला दी। इधर खाना खाने के बाद जगदीश जब सोने के लिए अपने बेडरूम में गया तो उसका मन बेचैन होने लगा। इससे पहले कि जगदीश उठकर बाथरूम में जाता, वृषाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया। और जब वृषाली को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि उसका पति अब मर चुका है, तब उसने रोने धोने का ड्रामा करना शुरू कर दिया और जगदीश के मामा नंदलाल सौदाने को फोन किया था। वृषाली ने परिवार वालों और पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। शादी के बंधन से आजादी पाने के चक्कर में वृषाली अब ऐसी जगह आकर खड़ी हो चुकी थी जहां से निकलना अब उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन अब सवाल ये है कि जब वृषाली और जगदीश दोनों के परिवार वालों को इस बात का पता चल चुका था कि वृषाली जगदीश से शादी नहीं करना चाहती, तो फिर उन्हें ये रिश्ता नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वृषाली ने शादी से पहले ही खुद जहर खाने की धमकी भी दी थी और उन्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि जो लड़की खुद को जान से मार सकती है वो फिर कुछ भी, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है, किसी की भी जान ले सकती है। और आखिरकार यही हुआ। वृषाली की आजाद ख्यालों की वजह से शादी न करने की जिद के कारण बेचारा जगदीश बेमौत मारा गया। इसके बाद पुलिस ने वृषाली ठाकरे के लिए बयान के आधार पर उसके खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप जगदीश सालुंखे की जगह होते तो क्या इस शादी के लिए हाँ करते?
और एक काम आप सभी को और करना है, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कोई दोबारा से जगदीश सालुंखे की तरह बेमौत ना मारा जा सके। सतर्क रहे और स्वस्थ रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा अगर मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं। और हमारे चैनल के साथ टच रहने के लिए पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ एक और नई सच्ची घटना